ठीक है, सुनना। हमने लास्ट क्लास तक टर्म्स पढ़ लिए यार, ठीक है। अब वो जो टर्म्स है ना, जितना भी तुम्हें लास्ट क्लास में समझ में आया होगा अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अब जो वो टर्म्स है ना, जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मोनोहाइब्रिड, तो ये क्लास में हो पाएगा वो, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारे टर्म्स को रिलेट करा दूंगा एक बारी में, समझ में आ जाएगा सारे ए टू जेड सारे टर्म्स समझ में आ जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। लेकिन आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, डेट इज मेंडलिज्म। ठीक है, सुनो। पहला क्वेश्चन ये कि मेंडलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडलिज्म। तो चैप्टर बेसिकली यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। देखो मेंडलिज्म का मतलब क्या है। मेंडलिज्म का मतलब है कि जो मेंडल था ना, एक साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो उसने जो कॉन्सेप्ट दिए थे और उसके कॉन्सेप्ट्स पर जो फंडामेंटल चीजें लाई करती है, या फिर उन सब चीजों पे जो लाई करती है, उन सबको किस चीज में डाला गया, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें किस में डाली गई है, क्या नाम है, इसके अंदर डाली गई है, क्या नाम है, मेंडलिज्म के अंदर। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। दिमाग लगाना जरा ध्यान। तो ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे फंडामेंटल तरीके, वो सारी मैकेनिज्म्स जो मेंडल के थियोरी पर बेस्ड है, वो सारी चीजें आती है मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर। इतना क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले कोई नहीं आया था, तो जितने भी मेंडल से पहले आए थे ना, क्योंकि मेंडल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए मेंडल से जो पहले आए थे उन सबको बोला जाता है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। और मेंडल के कॉन्सेप्ट के बाद जो एडवांसमेंट आई उन सबको बोला जाता है पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। समझा है। और मेंडल वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मेंडलिज्म। क्लियर है बात। तो वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे फंडामेंटल तरीके, मैकेनिज्म जो यहाँ पर लाई करते हैं और मेंडल के कॉन्सेप्ट्स पे लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म बोलते हैं। समझा है मैंने क्या बोला, ठीक है। ये देखना जरा ध्यान से, कितना क्लियर है। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अब बात ये आती है कि और क्या क्या चीज है। तो सुनो, मेंडलिज्म का मैकेनिज्म किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ऑब्वियस सी बात। सबसे पहली बात, अब देखो ये जो ईयर्स वगैरह है तुम्हें याद करने पड़ेंगे यार, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हें थोड़े से याद करने पड़ेंगे। तो सुनो, सबसे पहले जो मेंडल जो साइंटिस्ट था ना, उसका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका नाम तुम्हें पहले से पता भी है और लास्ट थोड़ी थोड़ी बात भी करती है, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, पहला पॉइंट ये कि ग्रेगर जॉन मेंडल पैदा कब हुआ था। तो पहला पैदा हुआ था ये 20 जुलाई 1822, ठीक है। 200 साल का हो जाएगा भाई ये 7-8 दिनों में। अरे हैप्पी बर्थडे यार, आई फॉरगॉट। 200 साल से मुझे याद आया, इसके बर्थडे देख लो, मेंडल की वजह से याद आया प्रेमता का बर्थडे यार, ठीक है। ठीक है, तो इसका बर्थडे का होता है 20 जुलाई 1822 में पैदा हुआ था। क्लियर है। इसने क्या करा था, मतलब मेंडल ने क्या करा था, वैसे हम जब बायोलॉजी में पढ़े थे मेंडल सर बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडल सर ने क्या किया था, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ठीक है। और सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करना चालू करा था वो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पी प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों स्टार्ट करे, मतलब पी प्लांट में ऐसा क्या था जो पी प्लांट के मैकेनिज्म से कॉन्सेप्ट चालू है, पी प्लांट पे सारे मैकेनिज्म स्टार्ट होने लगते थे। तो मैंने क्या बोला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि पी प्लांटिंग को सिलेक्ट करा था और साइंटिफिक नेम क्या था, फाइसल सतीव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, हाँ, ठीक है। सुनना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेंडल ने ना यार अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ज्यादा सबमिट करने चालू करे थे 1856 से लेकर 1863 तक। मतलब इन ईयर्स के अंदर वो लगातार अपने जो मतलब जो भी वो रिसर्च करता था वो दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। किसको दिए जा रहा था, एक सोसाइटी होती है। देखो पहली बात तो अपनी रिसर्च पेपर सबमिट कराने होते हैं, सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा मतलब है इस बात का कि जितने भी आप कोई भी रिसर्च करते हो, कोई भी इन्वेंशन करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको हायर अथॉरिटीज को देना होता है उसकी पब्लिकेशन के लिए, ताकि वो अप्रूव करे और ये बताएं कि हाँ भाई आपने जो काम करा वो सही करा है। वरना बैठे बैठे मैं तो अपना कुछ भी लैब में बना दूंगा, ठीक है, और वो बकवास कोई चीज है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब मैंने देखो क्या साइंटिफिक रिसर्च कर दी, कॉन्सेप्ट नहीं है। जो हायर अथॉरिटीज अप्रूव करेगी वो जर्नल्स वगैरह में छप जाएगा, तब जाके माना जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने कंट्रीब्यूशन दिया है। समझाया मैंने क्या बोला। तो अपने वो जितने भी रिसर्च पेपर थ्योरीज वगैरह लिखता था वो सारी की सारी सबमिट करा देता था हायर अथॉरिटीज को, ठीक है। पहली चीज ये कि कहाँ पर पैदा हुआ था, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा मैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रिया क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। वहां पे इसने अपने पैदा हुआ, वहां पे स्टडी देना चालू करा। अच्छा, जिस हायर अथॉरिटी को ये देता था उसका नाम क्या था, उसका नाम था नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। एक जगह है वहां पे देश में, एक जगह है ब्रून, वहां पर ये सबमिट करा था, ठीक है। नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, उस सोसाइटी का नाम था, ठीक है। जो सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती थी, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती थी। तो मैंने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जब ये अपने सबमिट करने लगा तो उस टाइम पता क्या था, उस टाइम इसकी थ्योरी रिजेक्ट करने लग गए थे। समझ में आया। तो उस टाइम के साइंटिस्ट होते उन्होंने सबने इसकी थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अगला पॉइंट ये आता है कि इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन भी ये कि डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। और फिर जाकर 1884 आते आते ये भगवान को प्यारा हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला, पहुंच गया ऊपर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात, ठीक है। अब हुआ ये कि इसके मरने के बाद लगभग 16 साल के बाद
अब इसका मतलब 16 साल का मतलब क्या है, 1900 में जाकर अब 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी थ्योरी को दोबारा पढ़ा और तब जाके बोला कि भाई साहब क्या तगड़ी थ्योरी है यार इसकी, तो इसको बिना वजह उस टाइम फेल कर दिया और बेचारा मर भी गया। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब उससे क्या नाम है, मेंडल को जीते जी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो ये मतलब अपनी जिस सोसाइटी को सबमिट कर रहा था उस सोसाइटी का नाम था नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जगह का नाम है ब्रून, समझा है। और जो रिसर्च पेपर जिस नाम से पब्लिश करते हैं उसमें टॉपिक ये डालते थे, क्या नाम है, क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब तो क्रॉस। तो इनके जो रिसर्च पेपर का जो टाइटल होता था वो ये होता था, वो क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बात, कितना याद रखना। और एक सोसाइटी का नाम भी था, वो जर्नल का नाम था, वो थोड़ा क्या नाम है वैसा नाम है, जर्मन नाम है वो, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये मर भी गया लेकिन उस टाइम तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, मतलब जीते जीते तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। हैप्पी बर्थडे ड्यूड, प्रतिभा बोल रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो 1900 में जाकर 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, 3 साइंटिस्टों ने क्या करा, इसकी थ्योरी को वापस पढ़ा और अलग अलग पढ़ा, और तब जाकर 3 साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दी, एक इसके 3 लॉ दिए, याद रखना। 3 लॉ जो हम मेंडल के पढ़ते हो, मेंडल ने नहीं दिए थे, मेंडल की थ्योरी पे बेस्ड है पूरी तरीके से, लेकिन मेंडल ने नहीं दिए थे, समझ आया। वो जो 3 लॉ थे वो बाकी जो 3 साइंटिस्ट है उन्होंने मिलकर दिए थे, उसमें से भी 2 लॉ तो एक अकेले साइंटिस्ट ने दिए थे जिसका नाम मैं अभी बताऊंगा, समझ आया। आ रहा हूँ मैं, समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो 1884 में जाके मर गए, ठीक है। 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसकी थ्योरी को पढ़ा और तब जाके कंक्लूजन निकाला कि भाई साहब की थ्योरी इतनी ज्यादा एडवांस थी, और इस मैकेनिज्म पे बेसिस पर उन्होंने पूरा मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट समझाया, समझाया मैंने क्या बोला। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, तो उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट है कॉर्ल लॉरेंस। देखो ये कॉर्ल की स्पेलिंग ना कहीं कहीं पे कार्ल पे लिखी जाती है, ठीक है, तो CARL, ठीक है, कार्ल लॉरेंस, ठीक है। एक साइंटिस्ट था एरिक शेरमर, ठीक है, और एक साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डेविस, समझा। साइंटिस्ट का नाम क्या था, ह्यूगो ड्यूरेस, याद रखना। ये जो कॉल कॉरेंस है ना, तो 3 लॉ है मेंडल के, उसमें से 2 लॉ अकेले इसने दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो इसी ने दिए थे, समझा। ह्यूगो ड्यूरेस जो साइंटिस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा काम करे थे म्यूटेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर, समझाया मैंने क्या बोला। लेकिन अभी हम तीनों की बात कर रहे थे, तीनों ने मिलकर, ये 3 नाम थे, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या करा, इन तीनों ने मिलकर इसकी थ्योरी को दिया और तब जाके प्रूव हुआ कि हाँ भाई इसकी थ्योरी में ये चीजें हैं, और तब जाके मेंटल कॉन्सेप्ट छपने लगा, समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो, पक्का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए, किसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट करा था उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम पहले, ठीक है। उससे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया तो क्यों इसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था, तो इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसकी थ्योरी को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया था, लेकिन पहले हम लिखेंगे मेंडलिज्म, तो टॉपिक डालो मेंडलिज्म, ठीक है, टॉपिक डालो मेंडलिज्म, ठीक है। एक बात याद रखना, वो जो सारे टर्म्स है लास्ट क्लास के, वो टर्म्स मैंने तुम्हें बता दिए थे, जीन वगैरह, अगर तुम्हारा मन करेगा तो मैं भी रिपीट कर दूंगा लिखवाने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लास्ट क्लास के जो टर्म्स थे, ठीक है। तो मैंने टर्म्स इसलिए रिवाइज नहीं कराया अभी क्योंकि वो सारे टर्म्स में रिलेट करा दूंगा, वो क्या नाम है, जब हम मोनो हाइब्रिड पढ़ लेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसमें जैसे कुछ टर्म्स में बता देता हूँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, तो तुम्हें इतना तो याद है, यहाँ पे लिखा हूँ, एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसमें क्रोमेटिन फाइबर, फिर अभी जब क्रोमोसोम अपना शेप ले लेता है उसके अंदर डीएनए होता है, समझ आया। और मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि जो डीएनए होता है वो पूरा डीएनए इन्फॉर्मेशन को कॉपी नहीं करता, कोड नहीं करता, उसमें स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक लोकेशन ये हो गई, तो ये जीन होगा, ये हो गई, ये जीन होगा, तो डीएनए पर रहने वाली स्पेशल लोकेशन को हम जीन कहते हैं, इतना समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। ये जीन जहां पर पाया जाता है उसको कहते हैं जीन लोकस, और जब आप पॉपुलेशन में बात करने लग जाते हो जीन की तो आप उसको बोलते हैं जीन पूल, ये सारे टर्म्स तुमने सुने होंगे, समझ आया। फिर उसके बाद हर एक कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं एलील्स और फैक्टर्स, फैक्टर्स पहले पुराना कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट है, हम अलील्स बोलते हैं उनको। अलील्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, समझ आया। क्यों होते हैं पेयर में, क्योंकि हर कॉपी की, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, उन 2 कॉपी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 अल्फाबेट यूज करते हैं, समझ आया। याद रखना, 2 फिर आते हैं, 2 कैरेक्टर्स आते हैं, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब होता है वो जो अपना असर दिखाएगा, रिसेसिव का मतलब जिस पर वो अपना असर दिखाएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब रिसेसिव अगर अकेले आ रहा है तो ये एक्सप्रेस कर पाएगा, अगर डोमिनेंट के साथ आ रहा है तो डोमिनेंट वाला अपना असर दिखाएगा और रिसेसिव वाले को छिपना पड़ेगा, समझ में आया। दोनों अगर अलील जो आप यूज कर रहे हो वो सेम है,
तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, अलग अलग है हेटेरोजाइगस। और डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो डिनोट करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप डोमिनेंट को किसी अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल को टी से डिनोट करते हैं, तो कहीं नहीं लिखा होगा कि आप टॉल को टी से डिनोट करोगे, आप टॉल को ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हो। लेकिन फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपका उसका जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा डेट इज ड्वार्फ, आपको उसका स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा, समझ आया? तो अगर आप टॉल को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हो तो आपको ड्वार्फनेस तो स्मॉल ए से डिनोट करना पड़ेगा। अगर आप टॉलनेस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हो तो उसको स्मॉल आर से डिनोट करना पड़ेगा। फिर बस इतनी मजबूरी हो जाती है, समझ में आया? तो डोमिनेंट आप किसी भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है। फिर एक कंडीशन हमने पढ़ी थी हेमिजाइगस कंडीशन, जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम काम नहीं करता, वाई क्रोमोसोम कह रहा हूँ, जिसके अंदर जो रिसेसिव क्रोमोसोम है वो काम नहीं करता, सॉरी रिसेसिव क्रोमोसोम ज्यादा असर दिखाता है एज कम्पेयर टू डोमिनेंट। अगर एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी की बात मानी जाएगी ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्मॉल टी की बात मानी जा रही है तो हेमिजाइगस कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेमिजाइगस कंडीशन, समझ आया? और बाकी डिटेल तुम्हें धीरे धीरे अपने आप ही मैं उसमें जब समझाऊंगा तो तुम्हें डिटेल में मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत करो। क्लियर है बात? पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, आगे सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो आप टॉपिक डालो मेंडलिज्म, ठीक है। तो मेंडलिज्म टॉपिक डालो, उसके बारे में बात करेंगे। लिखना, मेंडल परफॉर्म्ड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल परफॉर्म्ड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल परफॉर्म्ड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल परफॉर्म्ड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन ओएल ऑन जेनेटिक्स। नोट्स बना ले तो सही से पूछे खाएगा, नोट्स कहाँ है? नोट्स प्रॉपर यार, फेयर करो यार, सीधा टाइम वेस्ट हो रहा है ना ऐसे, थोड़ा फेयर। वो तो ठीक है लेकिन सही हो, ठीक है। लिखो, मेंडल परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हेरिडिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हेरिडिटी प्रोसेस process and process and formulation of and formulation of formulation and formulation of principles and formulation of principles is known as and formulation of principles is known as Mendelism, is known as Mendelism। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Mendel was born on Mendel was born on Mendel was born on 20th July 1822। Mendel was born on 20th July 1822 in Austria, in Austria, AUSTRIA, in Austria। Next point, he next point he studied he started he started his experiments। Next point, he started his experiments on P, PEA, ब्रैकेट में इसका साइंटिफिक नेम लिखना और याद रखना जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। P बड़ा S छोटा, सेपरेटली दोनों के नीचे अंडरलाइन, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन P, ब्रैकेट में लिखो पाइथन सटिवम, ब्रैकेट क्लोज, in 1856 in 1856 till in 1856 till 1863 till 1863 in 1863 देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, his results were published in his, ये इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब कई सारी चीजें हैं, ठीक है। his experiments were published in his experiments were published in journal, 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 in journal, JOURN, जर्नल का मतलब होता है साइंटिफिक रिसर्च की जो वो चीजें डालते हैं छापते हैं वो चीजें, न्यूज़पेपर से अलग है वो, ठीक है। जर्नल नेम्ड NAMED नेम्ड, यहाँ पे लिख दो नेम्ड, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, नेम्ड नेचर, और नेचर की स्पेलिंग देखना NATUR है, नेचर ऑफ, या फिर फॉर का ऑफ था यार, फॉर
नेचर फॉर, ये स्पेलिंग ऐसे लिखना है, नेचर फॉर, ठीक है, तो थोड़े ना वो वाले टर्म है, जर्मन टर्म टाइप्स। स्कैंडिन, SCHENDEN, स्कैंडिन, कह दे रहा ना। वेरिएंस, VEREIENS, नेचर फॉर स्कैंडिन वेरिएंस, नेचर फॉर स्कैंडिन वेरिएंस, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मत लगाना, इन लिख देना इन 1886, ठीक है। तो हिज एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश्ड इन नेचर फॉर स्कैंडिन वेरिएंस इन 1866, इन 1866। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। This journal was published by, 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 तुम्हें नाम बताया था, ठीक है। दिस जर्नल was published by, कैपिटल में लिखना, पहला लेटर N, नेचुरल हिस्ट्री H बड़ा, सोसाइटी का S बड़ा, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल का N बड़ा, हिस्ट्री का H बड़ा, सोसाइटी का S बड़ा, ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है। इसी के आगे लिखो एंड, एंड हिज, एंड हिज पेपर्स वर नेम्ड एज, एंड हिज पेपर्स वर नेम्ड एज, and his papers were named as experiment in, named as experiment in, named as experiment in plant hybridization, experiments in plant hybridization, what होता है क्रॉस, plant hybridization, experiments in plant hybridization, plant hybridization, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he died in, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he died in, he died in 1884, he died in 1884, but he did not got any recognition, but he did not got, but he didn't got any recognition till that time, till that time. Next point, next point, in 1900, comma, next point, but he didn't got any recognition till that time. Next point लिखो, in 1900 three scientists, in 1900 three scientists, SCIENTISTS, in 1900 comma three scientists, नाम लिखो, फिर three scientists, फिर इनके नाम लिखो, पॉल लॉरेंस, एरिक शेगमार्क, ह्यूगो डिवरीज, कॉमा लगा देना तीनों के नाम के बीच में, पॉल लॉरेंस, कॉमा एरिक शेगमार्क एंड ह्यूगो डिवरीज। लिख लिया? ह्यूगो डिवरीज, HUGO, ह्यूगो डिवरीज, ठीक है, ह्यूगो डिवरीज। क्लियर है? तक रीडिस्कवर्ड, मतलब इन तीनों के नाम के बाद, तो मतलब इन 1900 थ्री साइंटिस्ट दिस रीडिस्कवर्ड, rediscovered Mendelism, rediscovered Mendelism and constituted, and constituted CONSTITUTED, constituted three laws, constituted three laws, full stop, constituted three laws, full stop, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है कि इसकी थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरी रिजेक्ट क्यों कर दी गई, ठीक है। तो पहले हमें बात करनी चाहिए थी पी प्लांट क्यों उसने सिलेक्ट करा था, लेकिन पी प्लांट को हम बाद में रिलेट करेंगे जानबूझ के, ये तो पहले हम पढ़ने वाले, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी थ्योरी को रिजेक्ट क्यों कर दिया। जब 1900 में जब वापस पढ़ा गया तो इसकी थ्योरी इतनी ज्यादा एडवांस थी, तो उस टाइम क्यों रिजेक्ट कर रहे थे इसकी थ्योरी को, तो उसके तीन चार रीजन थे। अब वो तीन चार रीजन क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सुनो, देखो यार सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन पता है, मतलब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सबसे पहला रीजन ये था
कि उस टाइम ना यार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। कौन सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल इसने अपनी थ्योरी सबमिट करा दी, समझ में आया? अब वहां से वो कोई रेवर्ट चाहिए कि भाई ये तुमने कैसे करा, ठीक है? तो वो लेटर लिखेंगे, उस टाइम ईमेल वीमेल तो चलते नहीं थे, क्या ट्वीट डाल दो कि भैया ये देखो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो उस टाइम क्या करते थे वो उन्होंने लेटर लिखा, उसको रिसीव बहुत दिनों बाद होगा, फिर वो रेवर्ट बहुत दिनों बाद करेगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था। और दूसरा, इसकी थ्योरी पब्लिसाइज भी नहीं हो रही थी। अभी क्या कर सकते हैं हम, एक रिसर्च पेपर लिखा, कॉपी पे लिखा, किसी भी पोस्ट में लिखा और उसको टैग कर दिया, डाल दिया, हो गया। समझा रहा कह रहा हूँ? लेकिन उस टाइम दिक्कत ये थी कि वो पब्लिसाइज नहीं हो पा रहा, ठीक है? उसको मतलब इतनी अच्छी पब्लिसिटी नहीं मिली थी जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था उस टाइम। तो मैंने क्या बोला? दूसरी दिक्कत, मेंडल ने पता है क्या कराया? मेंडल ने ना कई सारे जीन्स और इन सब के कॉन्सेप्ट्स यूज करे, लेकिन जब ये जीन्स और इन सब के कॉन्सेप्ट जब आने लग गए ना, तो वो फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा पाया कि ये जीन्स के जो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ वो किस बेसिस पर किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। समझ आया? मेंडल ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि भाई ये ये फैक्टर्स होते हैं, एलिल्स होते हैं, ये यहाँ से आते हैं, मैं देखो कैपिटल ये यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे उसके तरीके यूज करे। समझ आया? लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कोई ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पा रहा था, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहा था, तो उसके कॉन्सेप्ट यूज करते उन चीजों। समझ आया? तो मतलब सब साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात चलती है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो फिजिकल प्रूफ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस वजह से उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और इस रीजन में तुम ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन तुम ये समझने के लिए ऐड ऑन कर सकते हो कि ये जो सारे रिसर्च वगैरह चल रही थी ना यार 1800 ईस्वी में चल रही थी, 19th सेंचुरी, और तुमको पता नहीं पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी ऐसी सेंचुरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेंशन हो रही थी। और उस टाइम बहुत ज्यादा कंपटीशन था साइंटिस्ट के लिए। और ये कोई वेल एस्टेब्लिश साइंटिस्ट था नहीं, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत थी, ड्रॉबैक था। ये कोई वेल एस्टेब्लिश साइंटिस्ट नहीं था ये, ठीक है? ये फादर था, पादरी वगैरह होते हैं ना, उन सब में से था, और एक फार्मर था कॉमन, ठीक है? तो इस वजह से इसकी फिर को वैसे कोई नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन इतना था, तो वो कहते भाई भाई फेमस साइंटिस्ट की बात सुनेंगे या तेरी इस बात सुनेंगे। समझ आया? तो पहली दिक्कत थी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दूसरा, ये अपने फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था, और अगर कोई फिजिकल प्रूफ देता भी था, नहीं मतलब ऐसा दे ही नहीं पा रहा था, तो फिर बाकी साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे कि वो ज्यादा इससे रिलायबल, मतलब ज्यादा खुश नहीं थे। समझ आया? ठीक है? और बताइए, इसको तुम दो पार्ट में बैठ सकते हो। और एक जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत थी ना, वो ये थी कि मेंडल ने अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करे। अब बाकी साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अबे भाई तू पागल है क्या, बायोलॉजी में तो मैथ्स घुसा रहा है, बिना वजह मैथ्स तो हम 10th में छोड़कर आए हैं, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन वो ये बोलना चाहते थे कि भाई मैथ्स क्यों घुसा रहा है, मैथ्स तो हम वैसे ही नहीं पढ़ना चाहते। और बायोलॉजी और मैथ्स उस टाइम, अब तो बहुत ज्यादा कॉमन चीजें पढ़ते हैं हम, लेकिन उस टाइम क्या था, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बिल्कुल अलग ब्रांचेस है, तो आप मर्ज क्यों कर? तो अगर आप मर्ज करोगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में यूज तुमने देखा, जैसे तुम्हें 10th में अगर तुम्हें पढ़ा याद होगा कि उसमें रेशियोज यूज करे थे, और बहुत सारे अवेज को समझाने की कोशिश करी थी, लिंकेज मैप्स बहुत ज्यादा, मतलब वो तो खैर बाद में आए थे। जैसे बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट यूज करे थे, रेशियोज के कॉन्सेप्ट यूज करे थे। तो इन चीजों को समझाना ना उन साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो साइंटिस्ट बोल रहे थे कि भाई बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए जा सकते, तो उसने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करके, अब तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा काम था वो, लेकिन उस टाइम सबसे बड़ी बेवकूफी मानते थे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये कुछ कुछ रीजन थे जिनकी वजह से उस टाइम मेंडल की थ्योरी बार बार रिजेक्ट कर दी जाती है। समझ में आया? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, ठीक है? वो फैक्टर्स वगैरह लिस्ट वगैरह कुछ बता नहीं पाया था। तीसरा, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं समझा पा रहा था कि ये फिजिकल फॉर्म में कैसे लाई करेंगे, कैसे पोजीशन होंगी इनकी। और सबसे बड़ी दिक्कत, इसने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था, जो कि सबसे बड़ा डिजास्टर माना जा रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? खत्म, ज्यादा क्लियर है? कॉर्ल है या कार्ल? यार ये ना कंफ्यूजन है, मतलब ये कई सारी बुक में कॉर्ल लिख देते, कई सारी बुक में कार्ल लिख देते, ठीक है? जब तक मैं पढ़ता था तब तक कॉर्ल लिखा रहता था, आजकल जो बुक्स आती है कार्ल लिखा रहता है। तो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन आएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, हिज थियरी। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ही लिखना है, टॉपिक नहीं। हिज थियरी, हिज थ्योरी, हिज थियरी गॉट रिजेक्टेड, हिज थियरी got rejected due to following reasons. His theory got rejected due to following reasons. Firstly, पहला पॉइंट लिखो, उसको लिखो फर्स्टली, FIRSTLY, फर्स्टली। फर्स्टली लिख लिया? फर्स्टली, communication was not easy, communication was not easy at that time, communication was not
that easy, was not easy at that time. Communication was not easy at that time. Full stop. So his work, so his work did not got and did not got publicized. So his work did not got publicized. Publicized मतलब publicity नहीं होता है उसकी. PUBLICISED publicized. Second point. Secondly, या फिर second लिख दो. Secondly, comma, his concepts of gene, his concepts of gene as stable and discrete unit, his concepts of gene as stable and discrete unit, as stable का मतलब stable और discrete का मतलब होता है अलग अलग, and discrete unit which is responsible for inheritance मतलब transfer of information, which is responsible for inheritance. दोबारा बोल रहा हूँ मैं. Secondly, his concepts of gene as stable and discrete unit which is responsible for the inheritance of traits and pair of allele. थोड़ी अच्छी लैंग्वेज बस इतना है. And pair of allele did not got blend up, did not blend का मतलब होता है मिक्स हो जाना. Did not got blend up, which was not accepted, by his contemporaries. Contemporaries का मतलब होता है spelling है sorry, CONTEMPORARIES. contemporaries मतलब साथी. तो उस टाइम के जो बाकी साथी थे, उसके साथी का मतलब बाकी साइंटिस्ट जो थे उस टाइम के, उनको ये चीज एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं थी. समझा? thirdly Mendel work was on Mendel's work was on gene. देखो याद कर रहा था ये थोड़ी देर पहले. घुसे मारेगा गाली दे रहे थे. क्या समझ आ गया? ठीक है. मेंडल वर्क, मैंने क्या बोला यार? Mendel work on gene as discrete unit, full stop, as discrete units. He was not able to provide any physical proof for existence, and what they are made up of. इसमें बच्चे ध्यान सुनना. And what they are made up of. समझा मैंने क्या बोला? फोर्थ नहीं होता, फोर्थ ही होता है. FOURTH. फोर्थ क्या नाम है? Mendel used या फिर he used mathematical concepts या फिर mathematical approach. He used mathematical approach to explain his biological phenomena. एक बार और कर दो रिपीट. थर्ड पॉइंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, देखना यार, मेरे को बताना. ठीक है, बोल देता हूँ मैं. थर्ड पॉइंट ये था, मेंडल वर्क ऑन जीन एज डिस्क्रीट यूनिट. ठीक है, ही वॉज अनेबल या फिर मैंने बोला था नॉट एबल. He was not able to provide any physical proof
to provide any physical proof for their existence and what they are made up of proper notes बनाने का रखना and what they are made up of ठीक है next point है fourth अरे नहीं शुरू करो क्या नाम है fourth he used mathematical approach to explain his biological phenomena was a new phenomena if it was a new concept or concept and was not accepted और ये accept नहीं किया and was not accepted समझ में आया मैंने क्या बोला ठीक है and was not accepted एक काम करो फटाफट से ये हो गया खत्म ठीक है आराम से रीड कर लो अभी हमारे पास टाइम है ठीक है फिर मैं अगले सेशन में लिंक भेज रहा हूँ अगले सेशन में हम बात करेंगे कि उसने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट करा था मैं लिखवाऊंगा नहीं उसके लिए पहले समझा दूंगा उसके बाद अगली क्लास में लिखेंगे हम उसको लेकिन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट करके बहुत सारे मेन रीजन से वो हम बात करेंगे अगर कुछ पूछना तो पूछ लो दो ठीक है पूछ लो ऑनलाइन जैसे कुछ पूछना है तो ऐप से लिंक कर सकते हैं ठीक है ना ऐप के थ्रू बच्चे फिर ऐप पे जाएंगे फिर ऐप से वो करेंगे तो सही है 3 लॉस के 3 लॉ हम बाद में पढ़ेंगे ना हाँ 3 लॉ बाद में पढ़ेंगे रीजन क्योंकि जो पहला लॉ है ना लॉ 3 लॉ कौन कौन से मैं वो बता देता हूँ पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो उसमें से जो पहला लॉ है और जो दूसरा लॉ है ना मोनोहाइब्रिड से वो एक्सप्लेन होते हैं और जो तीसरा लॉ है दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो क्या नाम है डाइहाइब्रिड से एक्सप्लेन होते हैं तो पहले हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पढ़ लेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा ठीक है और वो सारे टर्म्स भी तभी समझ में आ पाएंगे पूछो राजस्थान से पढ़ रही है पढ़ता नहीं है बस ये इसने पढ़ना छोड़ दिया विशाल पढ़ ले भाई विशाल ठीक है नहीं पढ़ेगा तो दूसरा आएगा ये बात तो सही है ठीक है किसी दिन तुम्हें लगे ना कि पढ़ाई से क्या ही होगा ठीक है तो फिर ये सोच लेना कि पढ़ाई के बिना क्या होगा पढ़ाई के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला सही है तो सही बढ़िया कुछ करने का तो ऐसे कुछ चांसेस तो है ना होता है ना हमारे पास कुछ चांसेस नहीं तभी तो कुछ करोगे ऐसा पढ़ाई के बिना क्या होगा हमारी तरह बच जाएगा पैसे कमाएगा इधर देखो ठीक है फटाफट से अगले सेशन में आओ अगले सेशन में बात करते हैं यार बेटा सच बोल रहा हूँ मैं ये यार मत कर तू सच में बोल रहा हूँ तू नहीं पढ़ रहा है तू बहुत ये भाई 10th क्लास से पढ़ रहा है मतलब राजस्थान से पढ़ रहा है ठीक है और ये बहुत अच्छा पढ़ता था हाँ ठीक है और 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था अभी 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ ठीक है तो अगर नहीं पढ़ेगा ना तो वहीं आके कूटूंगा ठीक है कौन है भाई क्या वजह है कौन है चलो आ जाओ अगले सेशन में